प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एनसीईआरटी कक्षा 12 भूगोल जियोग्राफी का जो चैप्टर नंबर 5 है आपकी द्वितीयक क्रियाएं, तो इस चैप्टर के कंप्लीट हैंड रिटन कलरफुल और जो बेस्ट नोट्स हैं वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और इससे पहले मैंने कक्षा 12 भूगोल जियोग्राफी के सभी चैप्टर के जो नोट्स हैं वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखे हैं। अगर अभी तक आपने उन चैप्टर के नोट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर हम एनसीईआरटी कक्षा 12 भूगोल का जो चैप्टर नंबर 5 है आपकी द्वितीयक क्रियाएं, तो इस चैप्टर के कंप्लीट जो नोट्स हैं वो इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाले हैं और एकदम शानदार नोट्स हैं। इन नोट्स को पढ़कर भूगोल जियोग्राफी में आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आप इन नोट्स को साथ साथ में अपनी नोटबुक में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अगर आप इन नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो नोट्स परचेज करने के लिए जो स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिया गया है इस नंबर से संपर्क करके आप ये नोट्स परचेज कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें आपके द्वितीयक क्रियाएं, यानी द्वितीयक क्रियाएं हैं वो क्या होती हैं। तो संपूर्ण आर्थिक क्रियाएं चाहे वो प्राथमिक हो या द्वितीयक हो या फिर तृतीयक हो या फिर चतुर्थक हो, सभी का जो कार्य क्षेत्र है वो संसाधनों की प्राप्ति है और उनके उपयोग का अध्ययन करना है। ओके, यानी चाहे वो प्राथमिक क्रिया हो या द्वितीयक क्रिया हो या तृतीयक क्रिया हो या फिर चतुर्थक क्रिया हो, इन सभी का जो कार्य है वो इन सभी का कार्य क्षेत्र है वो क्या है, संसाधनों की प्राप्ति है। क्या है, संसाधनों की प्राप्ति है या फिर उनके उपयोग का अध्ययन करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि द्वितीयक क्रियाओं, यहाँ पर आपको दे रखा है कि द्वितीयक जो क्रियाएं हैं उनके द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य है वो बढ़ जाता है। अब हम बात करेंगे द्वितीयक क्रिया। तो द्वितीयक क्रिया है वो क्या होती है, इसकी जो परिभाषा है वो आपको क्या याद करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त कच्चे माल को जब मनुष्य अपना कौशल, ज्ञान और श्रम लगाकर नए उपयोगी उत्पाद में बदल देता है तो इसे द्वितीयक क्रिया कहते हैं। जैसे विनिर्माण है, प्रसंस्करण और निर्माण है, अवसंरचना है, उद्योग है आदि। अब हम बात करेंगे विनिर्माण की। तो विनिर्माण क्या होता है कि विनिर्माण का जो आशय है, अर्थ है वो किसी भी वस्तु का उत्पादन है। हस्तशिल्प कार्य से लेकर लोहे व इस्पात को गढ़ना, प्लास्टिक के खिलौने बनाना, कंप्यूटर निर्माण और अंतरिक्ष यान निर्माण इत्यादि सभी प्रकार के उत्पादन को विनिर्माण के अंतर्गत ही माना जाता है। अब विनिर्माण की विशेषताएं, तो विनिर्माण है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो इसमें पहली विशेषता है कौशल का विशिष्टीकरण, जिसमें उत्पादन की विधियां दे रखी हैं। आधुनिक उद्योगों में उत्पादन बड़े पैमाने पर होने के कारण कौशल का विशिष्टीकरण हो जाता है, जिससे प्रत्येक कारीगर निरंतर एक ही प्रकार का कार्य करता है। एक ही प्रकार की वस्तु का उत्पादन है वो बड़े स्तर पर होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है यंत्रीकरण, कि किसी कार्य को पूरा करने के लिए मशीनों का जो प्रयोग है वो क्या कहलाता है, यंत्रीकरण कहलाता है। आधुनिक उद्योग स्वचालित यंत्रीकरण की विकसित अवस्था है। आजकल कंप्यूटर रोबोट द्वारा कार्य है वो किया जाता है। उसके बाद में तीसरा है कि प्रौद्योगिकी नवाचार। तो जो प्रौद्योगिकी नवाचार है वो क्या है कि आधुनिक उद्योगों में नया तकनीकी ज्ञान, शोध एवं विकासमान युक्तियों के द्वारा विनिर्माण की गुणवत्ता को नियंत्रित करने, अपशिष्टों के निस्तारण और अदक्षता को समाप्त करने तथा प्रदूषण के विरुद्ध संघर्ष करने का महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है। उसके बाद में 4 नंबर आपको दे रखा है कि संगठनात्मक ढांचा या वस्त्रीकरण। तो बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण में संगठनात्मक ढांचा, बड़ा अधिक पूंजी निवेश, कर्मचारियों में प्रशासकीय अधिकारी वर्गों का बाहुल्य होता है और अत्यधिक विशिष्टीकरण और श्रम विभाजन के द्वारा कम प्रयास और अल्प लागत से अधिक माल का क्या होता है, उत्पादन होता है।
5 नंबर आपको दे रखा है कि अनियमित भौगोलिक वितरण, तो बड़े पैमाने वाले उद्योग उस जगह लगाए जाते हैं जहां लागत क्या आती है, कम आती है, और लाभ है वो अधिक मिलता है। इस कारण विश्व के कुल स्थलीय भाग के 10% से भी कम भाग पर इनका विस्तार है, और इन उद्योगों से बड़ी मात्रा में लोगों को क्या मिलता है, रोजगार मिलता है, और उस देश का आर्थिक विकास है वो होता है, राजनीतिक शक्ति का केंद्र है वो बन जाता है। उसके बाद में है उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें पहला दे रखा है बाजार का अभिगम्यता। तो बाजार से तात्पर्य उस क्षेत्र में तैयार वस्तुओं की मांग और वहां के निवासियों में खरीदने की क्षमता क्रय शक्ति है। उद्योगों की स्थापना में सबसे प्रमुख कारक उसके द्वारा उत्पादित माल के लिए उपलब्ध बाजार का होना है। यूरोप है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी एशिया आदि वृद्ध बाजार उपलब्ध कराते हैं। कच्चे माल की उपलब्धता। उद्योगों के लिए कच्चा माल अपेक्षाकृत सस्ता और सरलता से परिवहन योग्य होना चाहिए। भारी वजन, सस्ते मूल्य और वजन घटाने वाले पदार्थों या फिर ऐसक पर शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थों पर आधारित कृषि प्रसंस्करण, डेयरी उत्पाद आदि उद्योग कच्चे माल के स्रोत के समीप ही स्थित है, जैसे लोहे, इस्पात उद्योग और चीनी उद्योग। उसके बाद में नेक्स्ट है श्रम की उपलब्धता। तो श्रम की उपलब्धता क्या है कि बढ़ते हुए यंत्रीकरण, स्वचालित मशीनों आदि में श्रमिकों की निर्भरता को कम किया जाता है। फिर भी कुछ प्रकार के उद्योगों में अब भी कुशल श्रमिकों की आवश्यकता है, और अधिकांश उद्योग सस्ते व कुशल श्रमिकों की उपलब्धता वाले स्थानों पर अवस्थित होते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड का घड़ी उद्योग, जापान का इलेक्ट्रॉनिक उद्योग आदि। उसके बाद में 4 नंबर है आपके शक्ति के साधनों तक अभिगम्यता। तो वे उद्योग जिनमें अधिक शक्ति की क्या होती है, आवश्यकता, वे ऊर्जा के स्रोतों के समीप लगाए जाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम उद्योग। उसके बाद में नेक्स्ट है 5 नंबर। तो 5 नंबर आपको दे रखा है कि परिवहन और संचार सुविधाओं तक अभिगम्यता। तो कच्चे माल को कारखानों तक लाने और परिष्कृत सामग्री को बाजार तक पहुंचने के लिए तीव्र और सक्षम परिवहन सुविधाएं औद्योगिक विकास के लिए क्या है, अति आवश्यक है, और उद्योगों हेतु सूचनाओं के आदान प्रदान और प्रबंधन के लिए संचार भी महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। 6 नंबर पॉइंट आपको दे रखा है सरकारी नीति। अब सरकारी नीति क्या है कि संतुलित आर्थिक विकास के लिए सरकार प्रादेशिक नीति अपनाती है, जिसके अंतर्गत विशिष्ट क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना की जाती है। 7 नंबर दे रखा है पूंजी। किसी भी उद्योग को सफल बनाने में पर्याप्त पूंजी का होना भी क्या है, अनिवार्य है। 8 नंबर है समूह अर्थव्यवस्था। तो प्रधान उद्योगों की समीपता से अन्य उद्योगों का लाभान्वित होना क्या कहलाता है, समूह अर्थव्यवस्था कहलाता है। उसके बाद में स्वच्छंद उद्योग दे रखा है। तो ये उद्योग किसी कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते हैं, वरन संगठक पुंजों पर निर्भर रहते हैं जो कहीं से प्राप्त किए जा सकते हैं। इनमें क्या होता है, कम पूंजी व कम श्रम की आवश्यकता होती है। ये व्यापक विविधता वाले स्थानों में स्थित होते हैं। सामान्यतः ये उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, जैसे घड़ी उद्योग है, आभूषण है उद्योग है, सॉफ्टवेयर उद्योग है। तो ये किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण है वो नहीं फैलाते हैं। उसके बाद में उद्योगों का वर्गीकरण। तो इसमें पहला है कि आकार के आधार पर, दूसरा है कच्चे माल के आधार पर, तीसरा है स्वामित्व के आधार पर, और 4 नंबर है उत्पाद के आधार पर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। तो निवेशित पूंजी, कार्यरत श्रमिकों की संख्या और उत्पादन की मात्रा के आधार पर 3 प्रकारों में बांटा जा सकता है। इसमें पहला है कुटीर उद्योग। तो लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर स्थानीय कच्चे माल की सहायता से घर पर ही दैनिक उपयोग की जो वस्तुएं हैं उनका निर्माण करते हैं। तैयार माल का या तो स्वयं उपयोग करते हैं या स्थानीय गांव के बाजार में विक्रय कर देते हैं।
पूंजी और परिवहन इन उद्योगों को ज़्यादा प्रभावित नहीं करते हैं। निर्मित वस्तुओं का व्यापारिक महत्व कम होता है और अधिकतर उपकरण है वो स्थानीय लोगों के द्वारा ही निर्मित होते हैं, जैसे चटाइयाँ, बर्तन, औजार, खाद्य पदार्थ, फर्नीचर, जूते, लघु मूर्तियाँ, ईंट आदि। तो ये सब कुटीर उद्योग में आते हैं। दूसरा है छोटे पैमाने के उद्योग। तो इसमें उत्पादन की तकनीक और जो निर्माण स्थल है, जैसे घर से बाहर कारखाना हो या दोनों कुटीर उद्योगों से भिन्न है। स्थानीय कच्चे माल का उपयोग होता है। अर्धकुशल श्रमिक व शक्ति के साधनों से चलने वाले यंत्रों का प्रयोग किया जाता है और रोजगार के अवसर कुटीर उद्योगों की अपेक्षा अधिक होते हैं, जिससे स्थानीय निवासियों की क्रय शक्ति बढ़ती है। भारत, चीन, इंडोनेशिया और ब्राज़ील में अपनी जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए इस प्रकार के श्रम हैं वो संगठक छोटे पैमाने के उद्योग प्रारंभ किए गए हैं, जैसे डेयरी उत्पाद है, सैनिटरी नैपकिन है, मसाले, हस्तशिल्प उद्योग आदि। उसके बाद में तीसरा है बड़े पैमाने के उद्योग। तो इनके लिए विकसित प्रौद्योगिकी, कुशल श्रमिक, अधिक पूंजी, अधिक उत्पादन और विशाल बाजार की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इनका विकास पिछले 200 वर्षों में हुआ है और 200 वर्षों में हुआ है। परंपरागत वृद्ध औद्योगिक प्रदेश जिनके समूह कुछ अधिक विकसित देशों में हैं, उच्च प्रौद्योगिकी वाले वृद्ध औद्योगिक प्रदेश जिनका विस्तार कम विकसित देशों में हुआ है। उदाहरण के लिए जैसे कपास उद्योग है, चाय उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, इंजीनियरिंग उद्योग, लोहे इस्पात उद्योग आदि। उसके बाद में बात करें कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। तो कच्चे माल के आधार पर 1 नंबर दे रखा है आपको कृषि आधारित उद्योग। तो कृषि के द्वारा उत्पादित कच्चे माल पर निर्भर होते हैं और विक्रय हेतु ग्रामीण और नगरीय बाजारों में भेजा जाता है। उदाहरण के लिए है शक्कर उद्योग, अचार, मसाले, तेल, फलों का रस, रबड़, वस्त्र उद्योग, पेय पदार्थ आदि। उसके बाद में 2 नंबर आपको दे रखा है खनिज आधारित उद्योग। तो खनिजों को कच्चे माल के रूप में काम में लिया जाता है और धात्विक खनिज उद्योग हैं, लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, अधात्विक खनिज हैं जैसे सीमेंट है, मिट्टी के बर्तन हैं। उसके बाद में रसायन आधारित उद्योग दे रखे हैं। तो इनमें प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले रासायनिक खनिजों का उपयोग होता है, जैसे पेट्रो रसायन उद्योग में खनिज तेल है, पेट्रोलियम है और कुछ रासायनिक उद्योग लकड़ी और कोयले से प्राप्त कच्चे माल पर भी क्या होते हैं, निर्भर। उदाहरण दे रखा है कृत्रिम रेशे बनाना, प्लास्टिक निर्माण। उसके बाद में 4 नंबर है पशु आधारित उद्योग, जिनमें पशुओं से प्राप्त उद्योगों का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है, जैसे चमड़ा उद्योग है, ऊनी वस्त्र उद्योग है, हाथी दांत उद्योग है आदि। आपको वन आधारित उद्योग, कच्चे माल के लिए वनों पर निर्भर हैं, फर्नीचर उद्योग है, जैसे कागज उद्योग है, लाख उद्योग है आदि। उसके बाद में है उत्पादन के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। तो जैसे उपभोक्ता वस्तु उद्योग दे रखा है, तो ऐसे सामान का उत्पादन करते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता के द्वारा उपयोग कर लिया जाता है, जैसे ब्रेड और बिस्किट है, चाय, साबुन आदि। दूसरा है आधारभूत उद्योग, वह उद्योग जो दूसरे उद्योगों के लिए आवश्यकता की वस्तुएं बनाते हैं, जैसे मशीन बनाने वाले उद्योग, लोहा और इस्पात। उसके बाद में वे उद्योग जिनके उत्पाद को अन्य वस्तुएं बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, उन्हें हम आधारभूत उद्योग कहते हैं। लोहे इस्पात, वस्त्र उद्योग के लिए मशीनें, उपभोक्ता के उपयोग के लिए क्या, कपड़ा। उसके बाद में स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। तो इसमें पहला है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। ये उद्योग सरकार के अधीन होते हैं, अधिकतर समाजवादी और साम्यवादी देशों में होते हैं। उदाहरण के लिए HAL, CIC, NTPC, ETC। और उसके बाद में है निजी क्षेत्र के उद्योग। तो निजी क्षेत्र के उद्योग क्या होते हैं, मालिकाना हक एक व्यक्ति या एक कंपनी होती है। पूंजीवादी देशों में ऐसे उद्योग ज़्यादा होते हैं, आधा होते हैं, ओके। और भारत में टाटा समूह, रिलायंस, बिरला समूह आदि। और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, सरकार और निजी कंपनियों का संयुक्त उद्यम होता है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL,
यानी मारुति उद्योग, ये सब किस में आते हैं, संयुक्त क्षेत्र में आते हैं। उसके बाद में है सहकारी क्षेत्र के उद्योग, आनंद मिल्क डेयरी, सुधा मिल्क डेयरी आदि। और धुएं की चिमनी वाला उद्योग, तो परंपरागत बड़े पैमाने वाले औद्योगिक प्रदेश जिनमें कोयला खदानों के समीप स्थित धातु पिघलाने वाले भारी इंजीनियरिंग, रसायन निर्माण, वस्त्र उत्पादन इत्यादि का कार्य किया जाता है। परंपरागत औद्योगिक प्रदेश की पहचान के बिंदु कौन कौन से हैं वो आप देख सकते हैं। निर्माण उद्योगों में रोजगार का अनुपात ऊंचा होता है, और यहाँ पर दे रखा है घर घटिया प्रकार के और सेवाएं हैं वो अपर्याप्त होती हैं। वातावरण अनाकर्षक होता है, जिनमें गंदगी, देर, प्रदूषण होता है, और बेरोजगारी की समस्या, उत्प्रवास, विश्वव्यापी मांग कम होते हैं, और इनसे कारखाने बंद होने के कारण प्रत्यक्त भूमि है उनका क्षेत्र। और लोहा इस्पात उद्योग की भारी उद्योग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में क्या होता है, भारी भरकम कचरा, जो कच्चा माल है वो उपयोग में लाया जाता है, और इसके उत्पाद भी भारी होते हैं। लोहा अयस्क को झोंका भट्टियों में कार्बन कोक और चूना पत्थर के साथ प्रगलन किया जाता है। पिघला हुआ लोहा बाहर निकालकर ठंडा हो जाता है और उसे कच्चा लोहा कहते हैं। इसी कच्चे लोहे में मैग्नीज मिलाकर जो इस्पात है वो बनाया जाता है। प्रौद्योगिक ध्रुव, जिसमें उच्च प्रौद्योगिकी के उद्योग जो प्रादेशिक रूप से संकेंद्रित हैं, आत्मनिर्भर और उच्च विशिष्टता के लिए होते हैं, जैसे सिलिकॉन वैली यूएस से, बेंगलुरु भारत, सिलिकॉन वन घाटी। और यहाँ पर जंग का कटोरा दे रखा है, जंग का क्या दे रखा है, कटोरा, तो इसमें दे रखा है पिट्सबर्ग CUSA पहले लोहे इस्पात का प्रमुख क्षेत्र था, जिसका महत्व अब है वो घट गया है। तो पूरा चैप्टर जो चैप्टर नंबर 5 है, इसके कंप्लीट जो हैंड रिटन, कलरफुल और जो बेस्ट नोट्स थे, कंप्लीट नोट्स इस चैप्टर के मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दिए हैं। अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।